राकेश की सांसें तेज थी जब वो देर रात ऑफिस से लौट रहा था। आसमान पर काले बादल उमड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई अनहोनी इंतजार कर रही हो। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और रमा को कॉल किया। घंटी कुछ देर बजी, फिर रमा की थकी, घबराई आवाज आई, राकेश, तुम कब आओगे? आज रात। कुछ गलत लग रहा है। राकेश ने हल्का हंसकर उसे तसल्ली देनी चाहिए। बस आधे घंटे में घर पर हूं। तुम दरवाजा बंद रखना, ठीक है? वो कुछ और कह पाता, तभी फोन से एक तेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। उसका दिल धड़कने लगा। रमा, क्या हुआ? रमा, वो चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ और चीखें थी। फिर एक भारी, डरावनी सांस की आवाज, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अचानक फोन कट गया। उसने बार बार डायल किया, पर हर बार वही जवाब, स्विच ऑफ। राकेश का चेहरा पसीने से तर था। वो शहर से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर था। रात के 12 बज चुके थे। आसपास कोई गाड़ी, कोई इंसान नहीं, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। उसने बैग कंधे पर डाला और घर की ओर दौड़ पड़ा। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, रमा को क्या हुआ? सड़क पर घना कोहरा छा रहा था और दूर दूर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन बीच बीच में उसे कुछ और सुनाई दिया। एक फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा और छायाएं। उसने खुद को समझाया, यह सिर्फ दिमाग का वहम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक गया। आवाज पास से आ रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में रोना और तेज हो गया। कांपते हाथों से उसने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी उसे जैसे बिजली सी चोट लगी। वो आवाज, वो रमा की थी। रमा, तुम यहां कैसे? वो चीखा और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन रोना अचानक ठहाकों में बदल गया। एक गहरी, डरावनी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक पुराने बरगद के नीचे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे, उलझे बाल चेहरे को ढके हुए थे और वो हंस रही थी, रमा की आवाज में। रमा, ये क्या मजाक है? राकेश ने डरते हुए कहा, लेकिन उसका गला सूख रहा था। वो पास गया। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। बाल हटे और जो चेहरा सामने आया, उसने राकेश की सांसें रोक दी। काला, सड़ा हुआ चेहरा, आंखों की जगह गहरे, खाली गड्ढे, मुंह में नुकीले दांत, जिनसे ताजा खून टपक रहा था। वो अब हंस नहीं रही थी, वो गुर्रा रही थी, जैसे कोई भूखा शिकारी। राकेश पीछे हटा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। नहीं, तुम रमा नहीं हो, वो चीखा। तभी उस औरत ने अपने काले, लंबे नाखून उसकी ओर बढ़ाए। राकेश ने जेब से चाकू निकाला, जो वो हमेशा साथ रखता था, और उस पर वार किया, लेकिन चाकू उसके शरीर से आर पार हो गया, जैसे वो हवा हो। वो और करीब आई। उसकी सांसों से सड़ांध की बू आ रही थी। राकेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। उसका शरीर पट्टियों से ढका था और सिर में तेज दर्द था। एक डॉक्टर पास आया। आप खुशकिस्मत हैं, राकेश जी। आपको सड़क किनारे खून से लथपथ पाया गया। लगता है कोई गाड़ी टकरा गई। राकेश ने कांपती आवाज में कहा, गाड़ी नहीं, वो एक औरत थी। उसकी आवाज रमा की थी, लेकिन वो इंसान नहीं थी। डॉक्टर ने उसकी बात को बुखार का वहम समझकर टाल दिया। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर रमेश सिंह कमरे में आया। उसने राकेश की बात सुनी और गंभीर हो गया। आप उस डायन की बात कर रहे हैं?
ना, कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। आप जिंदा हैं, ये अपने आप में चमत्कार है। राकेश ने घबराते हुए कहा, मेरी पत्नी रमा का पता लगाइए। कल रात फोन पर उसकी चीख सुनी थी। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने आदमियों को राकेश के घर भेजा। जब पुलिस वहां पहुंची, दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। रमा का शव फर्श पर पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच लिया हो। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें खुली थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ भयानक देखा हो। पास में उसका टूटा हुआ फोन पड़ा था। पड़ोसियों ने बताया कि रात को चीखें सुनी थी, लेकिन जब तक वे आए सब खत्म हो चुका था। इंस्पेक्टर ने राकेश को अभी सच नहीं बताया। उसने कहा, आपकी पत्नी ठीक है, आप पहले स्वस्थ हो जाइए। लेकिन उस रात राकेश को एक सपना आया। रमा उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा वैसा ही था, काला, सड़ा हुआ, आंखों से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राकेश, वो मुझे ले गई, अब वो तुम्हें लेने आएगी। राकेश चीखते हुए जागा। उसका शरीर पसीने से भीगा था। कुछ दिन बाद जब वो अस्पताल से छूटा, उसे रमा की मौत का सच पता चला। वो टूट गया। इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई। वो एक डायन है। सालों से उसकी आत्मा इस इलाके में भटक रही है। वो प्रेमियों को निशाना बनाती है। पहले एक को मारती है, फिर दूसरे को। राकेश ने कांपते हुए पूछा, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वो औरत, जिसका नाम मालती था, 100 साल पहले इस गांव में रहती थी। वो एक जमींदार से प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। गुस्से और दुख में मालती ने जंगल में जाकर अपनी जान ले ली। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी सच्चा प्यार करेगा वो उसका शिकार बनेगा। तब से वो भटक रही है, प्यार को छीन रही है। राकेश अब अकेला रहता था। उसका घर खामोश था, लेकिन हर रात उसे रमा की आवाज सुनाई देती, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए। वो डर के साए में जी रहा था। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा था, उसे लगा कि कोई खिड़की पर खड़ा है। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर वही औरत थी, मालती। उसका चेहरा अब और भयानक था। आंखों से खून बह रहा था और होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने कहा, राकेश, मैंने रमा को लिया, अब तुम मेरे हो। राकेश ने चीखकर खिड़की बंद की, लेकिन उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती रही। अगली सुबह गांव वाले उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। राकेश की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर वही घाव थे जो रमा के थे। उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने मरते वक्त कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गांव में डर का साया और गहरा हो गया। लोग रात को फोन इस्तेमाल करने से डरने लगे। मालती की कहानी हर घर में फुसफुसाहट बनकर गूंजने लगी। तभी इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने ठान लिया कि इस आतंक को खत्म करना होगा। वो गांव के सरपंच जोगिंदर के पास गया। जोगिंदर ने पुरानी किताबों का हवाला दिया। मालती को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसने कहा। उसकी कब्र ढूंढनी होगी, जंगल के बीच, जहां उसने अपनी जान ली थी। वहां एक लोहे का खंजर उसकी कब्र में गाड़ना होगा, लेकिन खंजर को पहले नमक और नींबू के रस से पवित्र करना पड़ता है, और यह सब पूर्णिमा की रात, ठीक आधी रात को करना होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या कोई कोशिश कर चुका है? जोगिंदर का चेहरा सख्त हो गया। हां, कई साल पहले कुछ लोग गए थे, लेकिन उनकी लाशें पेड़ों से लटकी मिली, आंखें निकली हुई, चेहरा खून से सना हुआ। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं करता। रमेश ने चुपके से मन में फैसला कर लिया, मैं कोशिश करूंगा, ये आतंक अब और नहीं चलेगा। जोगिंदर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रमेश नहीं रुका।
उसने एक पुराना लोहे का खंजर खरीदा जिसकी नोक अभी भी तेज थी। उसने नमक और नींबू का रस मिलाकर खंजर को पवित्र किया। पूर्णिमा की रात को जब चांद खून की तरह लाल था, वो जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी रिवॉल्वर भी साथ रखी, हालांकि उसे यकीन था कि गोलियां मालती का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कमजोर पड़ रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल लेना चाहता हो। कुछ दूर चलते ही उसे हंसी सुनाई दी, वही डरावनी हंसी जो राकेश ने सुनी थी। उसने खंजर कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। अचानक पेड़ों के बीच से एक कब्र दिखी। पत्थर टूटा हुआ था और चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थी। कब्र के ऊपर धुंध तैर रही थी, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल रही थी। वो थी मालती। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जब उसने सिर उठाया, रमेश की सांस अटक गई। आंखों की जगह काले गड्ढे जिनसे खून टपक रहा था। उसके दांत नुकीले थे और जीभ काली और सड़ी हुई। वो गुर्राई, तू यहां क्यों आया? मेरे शिकार को छीनने? रमेश ने हिम्मत जुटाई। तेरा आतंक खत्म करने, उसने कहा और खंजर आगे बढ़ाया। लेकिन मालती गायब हो गई। हवा और ठंडी हो गई और पीछे से वही हंसी फिर गूंजी। रमेश ने पलटकर देखा। वो अब उसके ठीक सामने थी, सिर्फ एक कदम दूर। उसने अपने नाखून रमेश की ओर बढ़ाए। रमेश ने रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाई। गोली उसके शरीर से आर पार हो गई, लेकिन वो हिली भी नहीं। वो और करीब आई। उसकी सांसों से मौत की बू आ रही थी। रमेश ने खंजर से वार किया, लेकिन मालती ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि रमेश की हड्डियां जम गई। वो हंसी, तेरे खंजर से मुझे क्या होगा? मैं पहले ही मर चुकी हूं। तभी जंगल में चीखें गूंजने लगी। उन लोगों की चीखें जो मालती के शिकार बने थे। उनकी आत्माएं पेड़ों से निकलकर उसे घेरने लगी। उनके चेहरे फीके थे, आंखें खाली और मुंह खून से सने हुए। रमेश का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरा हाथ आजाद किया और खंजर को मालती के कंधे पर मारा। खंजर से चिंगारी निकली और मालती चीख पड़ी। उसका शरीर जलने लगा और वो पीछे हटी। रमेश ने मौका देखा और कब्र की ओर दौड़ा। उसने खंजर को कब्र में गाड़ दिया। जमीन हिलने लगी, जैसे कोई तूफान जाग रहा हो। मालती चिल्लाई, नहीं। उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। लेकिन मालती ने आखिरी हमला किया। उसने अपने नाखून रमेश की छाती में घूम दिए। खून की धार बह निकली और वो घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन उसने आखिरी ताकत लगाकर खंजर को और गहरा धकेला। एक तेज रोशनी फूटी और मालती का शरीर हवा में जलने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रही जब तक वो राख बनकर गायब नहीं हो गई। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे, उन्हें रमेश कब्र के पास मिला, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। खंजर अभी भी कब्र में धंसा था और चारों ओर राख बिखरी थी। जोगिंदर ने कांपते हुए कहा, इसने कर दिखाया। डायन खत्म हो गई। लेकिन रमेश की आंखों में अभी भी डर था। उसने फुसफुसाया, वो गई, लेकिन उसकी हंसी, वो मेरे साथ है। जंगल अब खामोश था। लोग कहते हैं कि मालती का साया खत्म हो गया, लेकिन पूर्णिमा की रात को कुछ लोग अब भी फुसफुसाहट सुनते हैं, हल्की, ठंडी, जैसे कोई अभी भी इंतजार कर रहा हो। रमेश अब गांव में नहीं रहता। वो शहर चला गया, लेकिन वो हर रात अपने सपनों में वही चेहरा देखता है। काले गड्ढों वाली आंखें और होठों पर वही क्रूर मुस्कान। कभी कभी जब वो अकेला होता है, उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो फोन की घंटी से डरता है, क्योंकि उसे यकीन है
मालती पूरी तरह नहीं गई। वो कहीं है, छिपी हुई, इंतजार कर रही है किसी नए शिकार का। क्या आपको लगता है कि डायन सचमुच खत्म हो गई, या उसकी हंसी अभी भी कहीं गूंज रही है किसी नए प्यार की तलाश में? अगली बार जब रात को फोन बजे तो जरा सोचिएगा, कौन हो सकता है दूसरी तरफ। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।